सो लेट्स स्टार्ट विद सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी जो है वो 11th का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, स्टार्ट का टॉपिक है। वैसे भी अगर हम सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे के चैप्टर्स अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में आपका सीबीएसई का तो चलेगा ही, उसके साथ साथ जो आपका जेई मेंस और एडवांस और उसके साथ एनडीए केवीपीवाई सबकी प्रिपरेशन आपका इसी में कंबाइनली हो जाएगी, ठीक है। हम बेसिकली लेवल 0 से इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे ताकि एवरेज से लेकर टॉपर तक हर किसी को ये चीज समझ आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। अब सेट थ्योरी को सबसे पहले समझने के लिए उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। सेट होता क्या है, एक्चुअल में जो सेट की डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो सेट जो होता है वो हमारे पास नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो आपको पता ही होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हम जब कलेक्शन कर लेते हैं। अब वो कलेक्शन या तो क्या हो सकता है, वेल डिफाइंड हो सकता है या अच्छे से डिफाइन ना किया हो। जैसे वेल डिफाइंड कैसे, जैसे आपने चेयर्स उठा ली, 4-5 चेयर्स उठाई तो चेयर्स का जो कलेक्शन हुआ वो वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम चेयर्स उठा रहे हैं। अब आपको पता कैसे चला कि आप चेयर्स उठा रहे हो? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, उसे वेल डिफाइन किया गया है कि दिस ऑब्जेक्ट इज चेयर। ऐसा नहीं है आप रैंडमली कुछ भी उठा रहे हो, आपको सिर्फ चेयर्स उठानी है तो वो चेयर्स का सेट हो जाएगा, चेयर्स का कलेक्शन हो जाएगा, और चेयर्स के कलेक्शन को हम क्या कह देंगे, सेट कह देंगे। सो कलेक्शन ऑफ चेयर्स इज सेट। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास कोई रैंडमली कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे हमें डेफिनेशन ही नहीं पता, कि आपको बोल दिया जाए जैसे कि फेमस बॉलीवुड स्टार्स। अब फेमस बॉलीवुड स्टार्स तो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी को ये लगता हो कि शाहरुख खान बहुत ज्यादा फेमस है या सलमान खान बहुत ज्यादा फेमस है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को ये लगता हो कि आमिर खान बहुत ज्यादा फेमस है या अक्षय कुमार बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। किसी एक के हिसाब से कोई डेफिनेशन है, किसी दूसरे के हिसाब से कोई डेफिनेशन है। तो जब किसी भी सेट की डेफिनेशन, किसी भी कलेक्शन की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चेंज होती रहती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रैंडम हो गया ना, कोई रैंडमली कुछ पिक कर रहा है, कोई रैंडमली कुछ पिक कर रहा है, कोई फिक्स तो नहीं है। अब यहीं हम इस तरफ देखें तो लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स इन आईपीएल। अब क्रिकेटर्स जो आईपीएल में प्ले करते हैं तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है। जैसे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अलग लिस्ट होगी, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अलग लिस्ट होगी। उन सब के जितने भी प्लेयर्स होंगे, लेट सपोज एक मैच में 15 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो उन 15 खिलाड़ी की एक फिक्स लिस्ट होगी। अब चाहे मैं उस लिस्ट को देखूं, चाहे कोई और उस लिस्ट को देखे, चाहे आप उस लिस्ट को देखें, तो सबके लिए उस लिस्ट में जो खिलाड़ी होंगे, जो प्लेयर्स होंगे वो फिक्स होंगे ना। अगर उसमें धोनी मेरे मेरे लिए है तो आपके लिए भी उस लिस्ट में धोनी ही लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो चीज हर किसी के लिए फिक्स है उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो बेसिक डिफरेंस यही है वेल डिफाइंड और रैंडम में, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल हैं, अगर हम बात करें रैंडम की, टैलेंटेड राइटर्स। अब टैलेंटेड राइटर्स किसी के लिए कोई टैलेंटेड हो सकता है, जैसे हो सकता है कोई आर डी शर्मा पढ़ता हो, ठीक है, उसके लिए आर डी शर्मा बहुत ज्यादा टैलेंटेड राइटर हो सकता है। अब हो सकता है कोई आर एस अग्रवाल पढ़ता हो तो हो सकता है उसके लिए आर एस अग्रवाल बहुत ज्यादा टैलेंटेड राइटर हो। तो अगर आप किसी फर्स्ट पर्सन से पूछोगे दी कि आप बताइए कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन सा है, तो वो बताएगा आर एस अग्रवाल। वही सेकंड पर्सन से पूछो कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन सा है, वो बोलेगा आर डी शर्मा। तो दोनों के लिए अलग अलग हो गया ना। दैट मीन्स कि ये एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, और अगर ये एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी कॉल्ड सेट। अगेन सेम थिंग फेवरेट बुक्स के लिए, हो सकता है किसी के लिए वही सेम एग्जांपल है, सब चीजों के लिए वही सेम एक चीज आ रही है हमारे पास, रैंडम आ रही है कि आप रैंडमली कोई बुक पिक करोगे। लेट सपोज मैंने एच सी वर्मा बुक पिक की, ठीक है, मेरी फेवरेट बुक एच सी वर्मा है। आपने आर डी शर्मा पिक की, आपकी फेवरेट बुक आर डी शर्मा है। तो जब हमसे पूछा जाए पिक योर फेवरेट बुक, तो आपके लिए अलग डेफिनेशन हो गई, मेरे लिए अलग डेफिनेशन हो गई। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट। एंड ऑब्वियसली सेम विथ ग्रेट फाइटर्स। अब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात कर लेते हैं। हो सकता है किसी के लिए राजगुरु ग्रेट फाइटर हो, ठीक है, किसी के लिए चंद्रशेखर आजाद ग्रेट फाइटर हो। तो हर किसी की प्रायोरिटी यहाँ पर चेंज हो रही है। आप ये चीज समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, जब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है और आपके पास चॉइस होती है रैंडमली पिक करने की, तो वो कभी भी एक सेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब यही हम बात करें नेचुरल नंबर्स की।
सेट की बात करें नेचुरल नंबर्स की, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर एंडलेसली चलते जाते हैं। अब ये तो है नहीं मेरे लिए नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लिए 3 से स्टार्ट हो जाएंगे। नेचुरल नंबर तो वही रहेंगे ना। नेचुरल नंबर मेरे लिए भी 1 से स्टार्ट होंगे, आपके लिए 1 से स्टार्ट होंगे, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी 1 से ही स्टार्ट होंगे। दैट मीन्स नेचुरल नंबर की डेफिनेशन फिक्स है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? सेट है। सेम फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स की डेफिनेशन भी फिक्स है, तो हर किसी के लिए इंटीजर्स की डेफिनेशन सेम होगी। नाउ डेज इन ए मंथ, अब आपसे बोल दिया जाए हाउ मेनी डेज आर इन जनवरी मंथ। अब आपके लिए अगर 31 डेज हैं जनवरी में, तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी 31 होंगे, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी 31 होंगे। ऐसा तो नहीं है ना किसी के लिए 30 डेज हो जाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग। तो मतलब डेज इन ए मंथ, पर्टिकुलर मंथ भी फिक्स है, तो ये भी एक सेट होगा। तो इस तरह से हम सेट की डेफिनेशन समझ सकते हैं। कोई भी आपसे पूछे, आपको ये बोलना है सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट ऑब्जेक्ट्स शुड बी वेल डिफाइंड, देन दे विल बी कॉल्ड एज सेट। जो कलेक्शन है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी उसे हम क्या कह सकेंगे? सेट कह सकेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो हमने अभी अभी डेफिनेशन लर्न की। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड को हमेशा ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा गलत होगी डेफिनेशन। अगर आपसे कोई भी कहता है कि सेट की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दैट मींस दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन। द राइट डेफिनेशन and the full definition is set is collection of well defined objects. Okay, so now the second point is जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? यही ऑब्जेक्ट्स ही तो होंगे। जो कलेक्शन के अंदर, वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, वो एक तो यूनिक होंगे, डेफिनेट सी बात है। अब दो एलिमेंट सेम तो हो नहीं सकते ना। जैसे हमने एक चेयर उठाई, दो चेयर उठाई, तो दोनों चेयर्स को हमें अलग अलग नेमिंग देनी पड़ेगी। दैट इज चेयर 1, ओके, एंड चेयर 2। ये चेयर 1 और चेयर 2 चाहे दिखने में हमें सेम लगे, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अलग अलग नेम देना पड़ेगा, वो हमेशा यूनिक रहेंगे। कभी भी सेम एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। सेकंड थिंग इज उनकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो हमारे पास नोन होगी। जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है उन एलिमेंट्स की, वो नोन होगी। अब आइडेंटिफिकेशन लाइक कि इसे हम चेयर बोल रहे हैं क्योंकि हमें ये चेयर डिफाइन किया है, किसी ना किसी ने इस ऑब्जेक्ट का नाम चेयर रखा होगा, तभी तो हमारे पास इसका नाम चेयर है, तभी तो इसकी आइडेंटिफिकेशन नोन है। ऐसे हम रैंडमली कुछ भी नहीं उठा सकते, हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले नोन होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट्स किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किस टाइप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 3, जो 3 होता है वो हमारे पास ओड नेचुरल नंबर होता है। ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गो एंडलेसली। ठीक है, अब ये जो 3 है, फर्स्ट थिंग इज, एक तो 3 क्या है? ओड है, एंड 3 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। दैट मींस वी कैन से दैट 3 इज ओड नेचुरल नंबर। अब हमें किसी एलिमेंट को, अगर किसी सेट से, ध्यान देना, किसी एलिमेंट को, दैट इज एलिमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को किसी सेट से, सेट क्या है? कलेक्शन। व्हेन वी हैव टू रिलेट ऑब्जेक्ट विद ए कलेक्शन, कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा, ये याद रखना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी कलेक्शन से हमें रिलेट करना है तो हम एक साइन बनाते हैं, ये ई टाइप का साइन है। जैसे हम इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में ई लिखते हैं ना, वैसे ये ई टाइप का साइन है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ओके, ये साइन हम लगाते हैं, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। बोलने में क्या आता है? ये बोलने में आता है बिलोंग्स टू, और लिखने में ई जैसा लेटर आता है ये। ओके, आपने अपनी बुक्स में कई बार देखा होगा कि ऐसे कई बार रिलेट कर रखा होता है, तो वो बिलोंग्स टू का साइन होता है। सो 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। अब अगर कोई चीज बिलोंग कर रही है तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होंगे या कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। उन्हें हम कैसे लिखेंगे? पहली बात तो उन्हें हम प्रोनाउंस करेंगे, वो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ऑब्वियसली इंग्लिश में है ये तो बिल्कुल बेसिक सा, कि अगर
उस सेट से, उस कलेक्शन से वो ऑब्जेक्ट या वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसे बिलोंग्स टू लिखेंगे, और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है, नो साइन क्या होगा उसका, वो जो ई लिखा था हमने, ये वाला ई, इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, दिस ई, ऐसे हम लाइन लगा देंगे। दैट मीन्स 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ odd नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 2 ऑब्वियसली ओड नहीं है, नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर है बट 2 इज नॉट ओड। सो 2 अगर ओड नहीं है दैट मीन्स वो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा, वो इस कलेक्शन में नहीं बिलोंग करेगा। तो हम इस ई के ऊपर एक ऐसे लाइन बना देंगे, दिस विल बी कॉल्ड, रुको सफाई से लिखते हैं थोड़ा, लाइक दिस। तो वो अगर इससे बिलोंग नहीं करता, इस ई के ऊपर हम एक लाइन मार देंगे, दिस साइन विल कॉल्ड एज, दिस साइन विल बी लाइक डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा, ओवर एक्सप्लेन ही कर दिया वैसे मैंने। नाउ अब हमें पता है सेट होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन पता है, सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है सेट्स को हम शो कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत एलिमेंट्स कैसे बिलोंग करते हैं उसमें से। अब हम देखते हैं कि इन सेट्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2 3 5 7 9। 9 प्राइम नंबर नहीं हो सकता बिकॉज 9 का हमारे पास जो डिवीजन है वो 9 में जाता है, 1 में जाता है। ठीक है, बट 9 को 3 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दैट मीन्स 1 और 9 के अलावा ये एक और चीज से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 9 नहीं है। तो 9 के बाद 11, देन 13, देन 17 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो अगर आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि प्राइम नंबर्स लेस देन 10, अब 10 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 तो नहीं होगा। इससे आगे जितने प्राइम नंबर्स होंगे दोस ऑल आर ग्रेटर देन 10। तो हमसे तो क्या पूछा है, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो इसे हम ऐसे शो करते हैं, जो हमारे पास सेट होता है, ये एक्चुअल में एक सेट है, तो जो हमारे पास सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब वो आप ए बी सी डी 26 अल्फाबेट होते हैं, आप कोई मर्जी अल्फाबेट उठा लो, आपकी मर्जी है। मुझे ए सही लगा, मैंने ए उठा लिया। अब ये जो ए है, ए इज नेमिंग ऑफ सेट, मैं सिर्फ नाम रख रहा हूँ कि ये एक सेट ए है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से लेटर्स यूज करने हैं, कैपिटल लेटर्स। ओके, स्मॉल लेटर्स हम सेट्स की नेमिंग में नहीं यूज कर सकते। अगर आपको सेट की नेमिंग करनी है तो आपको कैपिटल लेटर ही यूज करने पड़ेंगे। आप इस ए की जगह बी रख सकते थे, सी रख सकते थे, डी रख सकते थे, एनीथिंग, जेड तक कुछ भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें करली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स शो करने होते हैं। करली ब्रैकेट हम शुरू करेंगे, उसके बाद उसके एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज 2, फर्स्ट एलिमेंट इज 2, सेकेंड एलिमेंट इज 3, देन 5, देन 7। जैसे ही इसके एलिमेंट्स पूरे हो जाएं तो हमें करली ब्रैकेट भी क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। अगर इसके एलिमेंट्स पूरे हो गए हैं तो हमें करली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये जो करली ब्रैकेट हमने यूज किया, ये करली ब्रैकेट हम बाइंडिंग करने के लिए यूज करते हैं। देखो बाइंड ही तो कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर एंड कर रहा है। तो इन दो करली ब्रैकेट्स में, इन दो करली ब्रैकेट्स में हमारे पास ये सेट है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 3 5 7 जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, here 2 3 5 7 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है सेट के। एलिमेंट्स कैसे डिसाइड किया हमने, एलिमेंट्स हमारे पास डेफिनेशन से, यहाँ पर जो हमें एग्जांपल में बोला गया था, एलिमेंट्स सिर्फ वही चाहिए जो 10 से छोटे हों, 10 से लेस हों और प्राइम नंबर्स हों। तो हमारे पास 2 3 5 7 प्राइम नंबर है। तो ऐसे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर, देन इक्वल टू, देन करली ब्रैकेट, हमें बाइंडिंग करनी है, करली ब्रैकेट लिखने हैं, देन 2, और जो एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना है वो कोमा से करना है, 2 देन कोमा
3, देन अगर नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है तो उससे पहले कोमा, देन नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है तो कोमा, देन 7, ऐसे करके हमारे पास ये सेट आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे उसमें हमारे पास है एक सेट बी। अब देखो यहाँ पर मैंने ए का यूज किया था, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पर बी का यूज कर रहा हूँ। आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखो। बी इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर मेरे पास करली ब्रैकेट आ गए, करली ब्रैकेट से मैंने स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट से एंड किया, तो अगेन करली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू, कुछ याद आ रहा है इन अल्फाबेट से? डेफिनेटली। ये तो क्या है, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवल्स हैं, वही हमने इस सेट में लिखे हैं। देखिए आप कुछ मर्जी एलिमेंट्स ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको नंबर्स ही लेने हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको डिजिट्स ही लेने हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर से मैं बार बार डेफिनेशन पे जा रहा हूँ, एक चीज दिमाग में रखना, जो भी आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हो वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। यहाँ पर जो हमने एलिमेंट उठाए, जो ऑब्जेक्ट उठाए, वो वेल डिफाइंड थे, क्यों? क्योंकि उन्हें हम डिफाइन कर रहे थे एज ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ जो हमने एलिमेंट्स उठाए उन्हें हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वोवल्स, हमें पता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं। तो हेयर ए ई ए कोमा, फिर देखो कोमा से सेपरेट कर रहे हैं, देन ई, फिर कोमा, देन आई, फिर कोमा, देन ओ, कोमा, देन यू, ऐसे करके हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, नाउ जैसे हमने लास्ट स्लाइड में सीखा था कि ये जो हमारे पास ये चीज है ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि अगर मैं बात करूं ये जो स्मॉल ए है, क्या ये सेट बी में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है, ये रहा स्मॉल ए, दैट मींस स्मॉल, वी कैन राइट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बी को। स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट ए को। ठीक है, दैट मींस ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसे हम क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट बी। आपको इतनी लंबी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिखना चाहेंगे, इतने लंबे लंबे नोटेशंस नहीं लिखेंगे हम, तो एक स्मॉल नोटेशन क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब यही मैं बात करूं, क्या इसमें कहीं भी लेटर डी आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली डी, स्मॉल डी जो है हमारे पास वो वोवल नहीं होता, तो वो इस सेट में तो नहीं है। अगर स्मॉल डी इस सेट में नहीं है तो वी कैन राइट स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब जो स्मॉल डी है वो इस सेट में नहीं आ रहा। ये सेट कौन सा है? कैपिटल बी। सो स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है, ये इसका नाम क्या है, इसे किस नाम से हम बुलाते हैं? दिस इज रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखो टेबल की तरह ही तो लिख रहे हैं, टेबल की तरह 2 3 5 7 लगातार चलता जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। आपको आगे से कभी भी मैं बोलूंगा कि इस, मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये आपको सेट दिया गया है, इसे कन्वर्ट करो आप रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस ये चीज लिख देनी है। अगर आपको ऐसे करके कुछ सेट दिया जाए और बोला जाए कन्वर्ट दिस सेट इनटू रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, कुछ भी नाम आ सकता है, रोस्टर फॉर्म अकेला भी आ सकता है, सिर्फ टेबुलर फॉर्म भी आ सकते हैं, तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देना और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, बिकॉज दिस इज इटसेल्फ टेबुलर फॉर्म। ओके, सो अबव रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे पास अबव रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है हमारे पास? अबव रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब पहले तो ये बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा? नेचुरल नंबर्स बार बार मैं बोल चुका हूं, अब तो पता चल ही गया होगा। सेट की फॉर्म में लिखना है तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, अगेन मैं कैपिटल लेटर से शो कर रहा हूं, यहाँ पर मैं एन ले रहा हूं क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से शो करते हैं, इक्वल्स टू लिख रहा हूं, देन अगेन बाइंडिंग के लिए करली ब्रैकेट। अब इसके एलिमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 अप सोन चलता जाएगा, एंडलेस जाता है ये। तो ये तो क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आपसे कोई बोले
कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? इवन नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड 8 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर्स ही तो यहाँ पर लिख रखे हैं हमारे पास। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? कोई भी सी मान लिया। अब देखो, जरूरी नहीं आपको एनी मानना हो, मैंने पहले ही बोला था ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने का तरीका है। आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हो, इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने सी यहाँ पर चूज किया, सी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8। यही एलिमेंट्स क्यों लिखे? क्योंकि बेटा यही एलिमेंट्स तो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, तभी तो हम इन सभी नंबर्स को लिखेंगे। और ऑब्वियसली इस फॉर्म को हम क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म। या इस फॉर्म को और क्या बोलते हैं? अभी हमने लर्न किया है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास एक फॉर्म थी सेट को रिप्रेजेंट करने की। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या इसे हम दूसरा नाम क्या है इसका? डेफिनेशन फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या डेफिनेशन फॉर्म। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म में एक सेट दे रखा है, अब ये आप देख के बता सकते हो, अब तक तो इतना पढ़ ही चुके हो यार कि ये रोस्टर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल ए से एक सेट शो कर रखा है और करली ब्रैकेट्स में ये बंद कर रखा है और एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर रखा है। तो अगर ये आपके पास एक सेट है 1 3 5 7 9 का टेबुलर फॉर्म में, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे लिख सकते हो? देखो बच्चा, जो रोस्टर फॉर्म थी उसमें हमें सिर्फ एलिमेंट्स लिखने थे देख के। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट बनाना होता है, हमें पैटर्न पकड़ना होता है। दिमाग में रखना ये बात, ये कीवर्ड है। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो द पैटर्न। अब इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? पहली बात तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से अगर स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा, ये ओड नंबर्स भी हैं। पहला क्या? ये नेचुरल नंबर्स हैं, दूसरा ओड नंबर्स हैं, तीसरा ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि या तो ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, या तो ये हैं मेरे पास पॉजिटिव ओड नंबर्स, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये हैं ओड नेचुरल नंबर्स। दोनों डेफिनेशन करेक्ट होंगी कि या तो ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं या फिर पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इटसेल्फ पॉजिटिव ही होते हैं, तो उसमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म या डेफिनेशन फॉर्म को लिखते कैसे हैं। जैसे हमारे पास रोस्टर फॉर्म में a इक्वल्स टू एक कैपिटल सेट लेते थे, वैसे यहाँ पर भी एक कैपिटल लेटर लेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, अगेन वही सेम चीज करली ब्रैकेट से बंद करेंगे। अब इसमें बस एक छोटी सी कन्वर्जन आ जाती है, एक छोटी सी चेंज आ जाती है कि इसमें हम लिखते हैं x, यहाँ पर हमने लिखा x इज, ये जो हमारे पास दो डॉट्स है ना, इसे हम बोलते हैं सच दैट। नोटेशंस का ध्यान रखना, पहले आपको बिलोंग्स टू बताई थी, अब आपको सच दैट बता रहा हूँ, याद रखना ये चीज, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे तो हम इतना लंबा, जितनी मैथमेटिकल लैंग्वेज होगी, हम इतनी लंबी चीजें लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल नोटेशंस की बात करेंगे। और मैं इन दो डॉट्स को देखते ही बोलूंगा कि ये सच दैट है। तो सच दैट के लिए हम या तो ये लिख सकते हैं, ये दो डॉट्स लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज समथिंग समथिंग, या x इज, ऐसे करके एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं x इज। तो इस लाइन का मतलब भी क्या होता है? सच दैट। ठीक है, इस दो डॉट्स का मतलब भी क्या है? सच दैट। और इस लाइन का मतलब भी क्या है? सच दैट। फिलहाल हम लाइन की बात बाद में करेंगे, इन दो डॉट्स की बात करते हैं। x सच दैट, सच दैट का मतलब x कुछ इस तरह है, मतलब हमने एक एलिमेंट x मान लिया, एक जनरल एलिमेंट मान लिया x, लेकिन वो x कुछ ऐसे हम डिनोट करेंगे कि x जो है हमारे पास वो एक पॉजिटिव ओड नंबर है जो कि 10 से कम है। ऑब्वियसली स्टार्ट तो इसका 1 से हुआ था, लेकिन 9 पे तो एंड हो गया था ना, 9 के बाद तो गया नहीं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव तो है,
पॉजिटिव ओड नंबर्स तो हमने लिख ही लिया था। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि ये लेस देन 10 है। तो हमें बस ये कंडीशन देखनी है, हमें बस पैटर्न फॉलो करना है, या तो पैटर्न फॉलो करो या कंडीशन चेक। ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान रखो, या तो पैटर्न फॉलो करो या कंडीशन चेक करो। इसमें हमने कंडीशन क्या क्या देखी, पहली बात वो नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं ये देखो, वो नंबर कहां एंड हो रहे हैं ये देखो, नंबर्स का नेचर क्या है ये देखो, ये तीन चीजें देखनी है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। अब 1 से तो नेचुरल नंबर भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी स्टार्ट होते हैं। और ये सारे पैटर्न क्या बन रहा है इनका, जो हमारे पास नेचर बन रही है वो ओड नंबर्स की बन रही है। तो वी कैन से दैट लाइक दीज आर ओड पॉजिटिव नंबर्स विच आर लेस देन, एंड का हो रहा है 9 लेस देन 10। ठीक है, या फिर ऐसे ही हम दूसरी डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी, x इज सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही डेफिनेशन हो एक सेट की, एक से ज्यादा भी हो सकती है। आपको सामने एग्जांपल दे ही दिया, फर्स्ट एग्जांपल ही ऐसा दे दिया। ठीक है, तो एक से ज्यादा भी डेफिनेशन हो सकती है, बोलने का तरीका है वही है, आप कुछ और देखते हो मैं कुछ और देखता हूँ, लेकिन हमारा जो कंक्लूजन है वो सेम रहता है। मैं इस सेट को देखूं तो भी ये रिजल्ट आएगा, इस सेट को देखूं तो भी ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, काफी पढ़ लिया हमने इसके। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ इस टाइप से है कि हमें एक सेट बी दे रखा है। अब ये सेट बी जो है, अगेन करली ब्रैकेट में 2 4 6 है, ये इवन नंबर्स हैं, क्योंकि देखते पता चल गया इवन नंबर्स हैं, तो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो वी कैन राइट इट एज x इज, अगेन वही सेम पैटर्न, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में या डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। तो b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज, पहली बात तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखेंगे पॉजिटिव है, देन इवन है तो इवन लिखेंगे, इवन नंबर है। देन 8 पे खत्म हो गया, 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है 10, बट 10 तो है नहीं, सो वी कैन से दैट these numbers are less than 10. So conclusively we can say that x is such that x is positive even number less than 10. होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा डेफिनेशन फॉर्म का लिखने का। ठीक है, अब इसका नाम सेट बिल्डर क्यों रखा जाता है, नाम से पता चल रहा है सेट को बनाने वाला। ठीक है, अगर हमें ये एक चीज दे दी जाए या फिर ये एक चीज दे दी जाए, क्या हम पूरा का पूरा सेट नहीं बना लेंगे। अगर आपको बोला जाए, आपसे ये बोला जाए कि आपके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये है, ये भूल जाओ, ये मैंने हाइड कर दिया। आपको ये बोला जाए कि बी एक ऐसा सेट है जो कि पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10 का सेट है। तो पहले तो आप लिखोगे बी इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव होना चाहिए तो मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, इवन होना चाहिए तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा 2 होगा। नेक्स्ट लेस देन 10 होना चाहिए, तो 2 के बाद इवन नंबर 4, देन 6, देन 8, देन 10 पे जाना चाहेंगे हम, लेकिन हम क्या देखेंगे ये तो लेस देन 10 है, दैट मींस हमें 10 को रिमूव करना पड़ेगा और ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक तरह से ये डेफिनेशन से ये सेट बिल्डर फॉर्म से सेट को बिल्ड किया, इसीलिए हमारे पास इसका नाम क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, आपको याद कर लेने चाहिए, आपको आगे काम आएंगे, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े ही होंगे। जो कैपिटल एन है वो हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बार बार बता चुका हूँ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होते हैं और एंडलेसली जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, बस नेचुरल नंबर्स में आप एक और नंबर ऐड कर दो 0, तो वो क्या बन जाएंगे होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है और एंडलेसली चलता जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इसे z या i दोनों से शो करते हैं, किसी भी एक से शो कर सकते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास 0 होल नंबर्स तो हैं, लेकिन होल नंबर्स में हमारे पास 0 थे और पॉजिटिव नंबर थे। अगर हम 0 के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाते हैं इंटीजर्स, दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होता है बच्चा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा रैशनल नंबर कि ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वो सभी नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर ये जो हमारे पास p है ये भी एक इंटीजर हो, q है ये भी एक इंटीजर हो, और
Q जो है Q नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो पंगा बढ़ जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट बन जाएगा, काफी कुछ हो सकता है। तो Q को, या डिनोमिनेटर की बात करूं, डिनोमिनेटर को कभी भी हम 0 नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक नई कंडीशन है, शायद आपने पढ़ी हो प्रीवियस क्लासेस में, तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए है कि P और Q जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में P और Q को हमेशा को प्राइम होना पड़ेगा, तभी जाके वो रैशनल नंबर बन पाएंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों देखते हैं। चलो एक बात बताओ कि क्या 1/2 एक रैशनल नंबर है, कंडीशन चेक करते हैं। 1 और 2 दोनों P और Q की फॉर्म में है, ठीक है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ठीक है, क्या डिनोमिनेटर में 0 है, नहीं है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या मैं 1/2 को 2/4 लिख सकता हूं, या फिर 3/6 लिख सकता हूं, या फिर 4/8 लिख सकता हूं, मतलब कुछ भी लिख सकता हूं ना, मैंने तो मल्टीपल ही किया है सिर्फ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो भी 1/2 बनेगा, 1/2 1/2। अब इससे होगा क्या, हमारे पास जो ये 1/2 है ये एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। जब हम रैशनल नंबर को काउंट करेंगे तो इसे अलग काउंट कर लेंगे, 2/4 को भी अलग काउंट कर लेंगे, 3/6 को भी अलग काउंट करेंगे, 4/8 को भी काउंट करेंगे अलग से। तो ये हमारे पास ओवरऑल हम कितने रैशनल नंबर काउंट कर लेंगे, अगर हमें ये चीज ना देखें हम इक्वल वाली, तो ये तो हमारे पास 4 रैशनल नंबर हो गए। बट ओरिजिनली ये कितने रैशनल नंबर है, ओरिजिनली तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर है, दैट इज 1/2। क्यों, क्योंकि हम इसको भी कैंसल आउट करके 1/2, इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2 बना सकते हैं। तो इस चीज से, इस ओवर काउंटिंग से बचने के लिए, इस ओवर काउंटिंग से बचने के लिए हमें ये रूल लगाना पड़ा को प्राइम का। अब ये को प्राइम का रूल क्या है कि P और Q जो है हमारे पास वो को प्राइम होना चाहिए। अब पहले समझते हैं को प्राइम नंबर होते कौन से। आपको प्राइम नंबर्स तो अभी बताए मैंने कौन से होते हैं, जिनका या तो खुद में डिवाइड जाए या 1 का उनमें डिवाइड जाए, तभी वो प्राइम नंबर्स होते हैं। वो ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 या इटसेल्फ, या तो 1 उनका एक फैक्टर हो या वो खुद अपने फैक्टर हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 7 एंड 11, 7 एंड 11 की अगर मैं बात करता हूं तो 7 का फैक्टराइजेशन करो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1। 11 का फैक्टराइजेशन करो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1। सो 7 और 11 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों को फैक्टराइजेशन किया तो बताओ कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 एंड 1। क्या इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आया इन दो नंबर्स में, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इनका आगे फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका आगे फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली ये जो दोनों नंबर्स हैं ये मेरे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स मतलब जो आपस में प्राइम हो, जिनका आपस में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हो, दैट इज 1 ओनली। ओके, अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से और समझेंगे। जैसे हमने बात की, जैसे हम 1/2 इक्वल्स टू लिख रहे थे ना, 2/4 इक्वल्स टू 3/6। चलो हम 3 और 6 को उठाते हैं, तो अगर मैं 3 और 6 को उठाता हूं तो 3 का फैक्टर करो बच्चों, 3 इंटू 1। 6 का फैक्टर करो, 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 जरूर लिखना है क्योंकि 1 हम काउंट कर रहे हैं एज ए फैक्टर, ठीक है, 1 से वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट एज ए फैक्टर काउंट कर रहे हैं तो 1 हम हर किसी में लिखेंगे। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 3 और 6 में 1 तो कॉमन फैक्टर है। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता तब तो मैं 3 और 6 को क्या बोल देता, को प्राइम नंबर। बट लेकिन किंतु परंतु हमारे पास 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। अगर 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, दैट मींस ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो 3 और 6 अगर को प्राइम नंबर्स नहीं है, दैट मींस 3/6 क्या आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक कंडीशन है हमारे पास ये भी कि किसी भी रैशनल नंबर्स को बनने के लिए उसकी p/q फॉर्म में p और q दोनों को क्या होना चाहिए, को प्राइम। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने बिलोंग्स टू का साइन लगाया, p और q बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर्स।
ओके, समझ आ गया होगा, होप करता हूँ। एक और एग्जांपल ले लो, चाहे अगर नहीं समझ आया तो 4 और 8 को ले लो। 4 का क्या होगा, 4 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 1। 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें तो कितने, 1 2 1 2 3 3 तीन तीन फैक्टर कॉमन आ गए, ये तो किसी हालत में को प्राइम नहीं हो सकते। दैट मीन्स 4/8 जो है वो भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये रैशनल नहीं है, आप इन्हें रैशनल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बना सकते हैं, ऑब्वियसली सोल्व आउट करके। 3/6 को आप क्या लिखोगे, 1/2, या 4/8 को आप क्या लिखोगे, 1/2। ये रैशनल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं 1 और 2 को देखता हूं तो वो आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 और 2 को 2 इंटू 1 लिखूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर कॉमन है, तो 1 और 2 क्या हो गए, को प्राइम हो गए। और इससे हमारी डुप्लीकेसी वाली समस्या भी खत्म हो गई। कौन सी, जो हम लिख रहे थे 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। अब इस सब से हमारे पास अगर एक ही नंबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इन सब के ऊपर जो को प्राइम वाली कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही, तो ये रैशनल नंबर्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो 1/2 ही रैशनल नंबर होगा। होप आपको रैशनल नंबर समझ आ गया होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। बस आपको एक ये कंडीशन क्लेरिफाई करनी थी, हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, काफी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो, आपने इरेशनल नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, इरेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं, अगर हम दोनों को कंबाइंडली लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। या बिल्कुल आपको अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होंगे, जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है आज की तारीख में, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है वो रियल नंबर होगा। फिर चाहे वो 1/2 हो, फिर चाहे वो √9,933 हो, कुछ भी हो यार, एनीथिंग, 33/990, कोई भी नंबर हो। ठीक है, 10 की पावर 10 हो या 9 की पावर 10 हो, कुछ भी नंबर हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर। बस अभी के लिए इतना याद रखो, रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स होंगे, या तो वो क्या होंगे, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा कि दोनों नंबर्स आ जाएं जिसमें, या फिर जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहे हैं वो सभी सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं क्या है एग्जांपल्स ये। अब हमारे पास हमने पढ़े हैं जो सेट में, रोस्टर फॉर्म पढ़ी है हमने और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है। हमारे पास बेसिकली इनके ऊपर जो दोनों फॉर्म्स के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो एक ही बनता है, क्या, कन्वर्जन का। या तो आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, या फिर ऑब्वियसली सेट बिल्डर फॉर्म में या डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो चलिए देखते हैं पहले, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट दिया गया है क्या, कि a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म है। x इज सच दैट, इसको क्या पढ़ना था हमने, सच दैट x इज एन इंटीजर। एक बार के लिए मैं ये हाइड कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान ना जाए इस तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपके पास जो x है वो एक इंटीजर है, और वो एक ऐसा इंटीजर है जो -4 से लेकर +5 के बीच में लाई करता है, ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर कौन से होते हैं, पहले तो इंटीजर लिख लेते हैं हम, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप सो ऑन, चलते जाएंगे। पढ़ाया था ना आपको इंटीजर अभी नोटेशंस में, यही है इंटीजर्स बस। तो अब ये कह रहा है कि इंटीजर्स ऐसे हैं कि वो -4 से लेकर 5 के बीच बीच में ही लाई करेंगे। तो नंबर लाइन पर चलते हैं हम, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, ये रहा हमारे पास -4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड लास्टली 5। ये आगे चलती जाएगी, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें -4 से 5 के बीच में देखना है। तो क्या -4 इंक्लूड करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन
नहीं दे रखा, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन दे रखा होता तो हम -4 भी इंक्लूड करते, तो मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करना है हमें। अगर -4 को इंक्लूड नहीं करना और 5 को भी इंक्लूड नहीं करना, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। -3 इंटीजर है और -4 से 5 के बीच में है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है, देखो -3 है। अब इसे लिखना कैसे है रोस्टर फॉर्म में, वही अगेन सेम चीज, आप इसे किसी भी सेट, यहाँ पर ए दिया हुआ था। अब देखो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ए दिया हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में भी ए ही लिखना, कोई जरूरी नहीं है, बट फिर भी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सेम सेट लिखना, ठीक है। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन में, और ये हमारे पास क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म। बस रोस्टर फॉर्म में तो यही करना होता है, करली ब्रैकेट लगाओ, एलिमेंट लिखो, कोमा लगाओ, फिर एलिमेंट लिखो, कोमा लगाओ, फिर एलिमेंट लिखो, कोमा लगाओ, एंड जब लास्ट एलिमेंट लिख लो उसके बाद क्या कर दो, करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है वो, कि सेट बी है कोई, x is such that x is 2-digit natural number such that sum of its digits is 9। पहली बात तो ये है कि ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन से होंगे, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, मैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 से 2, 3 अप से चलते जाते हैं। बट बेटा ये तो सभी क्या है, सिंगल डिजिट है, तो डबल डिजिट कहां से शुरू होते हैं, 1 0 से, 1 1 1 2 ऐसे सोन चलते जाते हैं, क्योंकि 9 तक तो हमारे पास क्या रहते हैं, सिंगल डिजिट रहते हैं। डबल डिजिट तो 1 0 से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट ये हमारे पास नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होगी जो डबल डिजिट है। चलो 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर तो आ गए, अब ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए जिनका सम क्या हो, 9 हो। मतलब ये जो 1 0 है ना, तो अगर मैं 1 + 0 करूं तो ये क्या आएगा, 1 आएगा ये तो, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, 9 चाहिए। ऐसे अगर 1 + 2 करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिन दोनों का सम क्या हो जाए, 9 हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम 11 से लेकर 20 तक देखें, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके सम का डिजिट 9 हो जाए, तो वो नंबर तो हमारे पास एक ही है, 1 and 8, 1 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम नेक्स्ट देखेंगे 20 से 30 में, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1 8 आ गया, 2 7, देन 3 6, देन 4 5, देन 5 4, देन क्या हो जाएगा, 6 3, अगेन 7 2, देन 8 1, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर बचा, दैट इज 9 0। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए, 18 27 3 36 45 54 63 72 81 एंड 90। तो ये सभी जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ये हमारे पास गिवन सेट के रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। तो देखते हैं क्या ये एलिमेंट्स आए हमारे पास, ये देख लो 18 27 36 45 54 63 72 81 है 90, और ये करली ब्रैकेट से क्लोज कर देना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको होमवर्क है HW, आपको x इज ए प्राइम नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 60 के फैक्टर करना, और ऐसे फैक्टर करना कि सभी के सभी फैक्टर्स किस में आ जाएं, प्राइम नंबर्स में आ जाएं। और जब प्राइम नंबर्स हैं, जो ऐसे प्राइम नंबर्स हों जो 60 के फैक्टर्स भी हों, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रोस्टर फॉर्म में। ट्राई करना, आपको इसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं कि x इज सच दैट x इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड x बिलोंग्स टू r। ये r क्या है, कैपिटल R होता है हमारे पास रियल नंबर्स, नोटेशंस में बताया था आपको।
ठीक है। तो x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हमें ये नहीं बता रखा ये प्राइम नंबर है या 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या किसके बीच में लाई करता है। जब ऐसी कुछ भी इक्वेशन, जब ऐसी कुछ भी कंडीशन ना दी हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी। तो उस इक्वेशन को पकड़ो और इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो इक्वेशन को पकड़ा हमने, x इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिखूं या एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स लिखूं, एक ही बात है। तो अगर मैं इस एक्स क्यूब को उस साइड ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है, आपने लास्ट क्लासेस में सीखा है कि या तो x इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो x इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल्स टू माइनस 1 भी और x इक्वल्स टू 1 भी। तो जो एक्चुअल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, दोज आर नथिंग बट वैल्यूज और रूट्स और जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे पास, 0 माइनस 1 एंड 1। तो हम सिंपली d इक्वल्स टू, ये सेट दे रखा था हमें d इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लिख के 0 माइनस 1 1 ऐसे लिख देंगे और ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, 0 को पहले लिखो माइनस 1 को पहले लिखो, आप इसे ये भी लिख सकते थे माइनस 1 1 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।